हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि टीचर्स मंत्रा लेके आ रहा है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वाली सीरीज। यानी इस प्रैक्टिस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे 2011 से लेके अब तक जो पेपर हुए हैं, सारे पेपर को हम जितने भी क्वेश्चन थे वो डिस्कस करेंगे। तो उसी क्रम में आज पहली क्लास मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीडीपी की, जिसमें हम मिलके दोनों टारगेट करेंगे कि 30 आउट ऑफ 30, यानी कैसे एग्जाम में हम 30 में से 30 नंबर लेके आ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसकी पहली क्लास आपको देखने को मिल रही है। तो आइए देख लेते हैं कि इस बार जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 2018 के। ठीक है, 2018 में किस तरीके से पेपर आया था, क्या क्वेश्चन वहां पूछे गए थे, तो वो सारी चीजें कैसे कैसे हैं और कैसे आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने में एग्जाम में भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपको अप्रॉक्स 1 मिनट मिलेगा। ठीक है ना, 1 मिनट का समय मिलेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट से पहला क्वेश्चन है और आपसे यह पूछ रहा है कि दोनों की भूमिका क्या होती है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ जो हैं अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अब कुछ कुछ तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन क्या करना है यहाँ पे आपको, पहले सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ के देख लेना है कि कहीं इससे अच्छा कोई और बेटर ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या कहा गया है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा, देखो यहीं पे आपको ध्यान रखना है, जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो बी वाला ऑप्शन था, इसमें बात ये कही गई है कि जो जीन है यानी हेरिडिटी को पूरी इन्होंने भूमिका दे दी, जबकि ऐसा तो है नहीं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस डेवलपमेंट में जो भूमिका निभाते हैं वो पर्यावरण भी भूमिका निभाएगा और उसका जो आनुवांशिकता है वो भी निभाएगी। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से उन्होंने क्या बोल दिया, आनुवांशिकता को। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। अब ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। डी में क्या कह रहा है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो याद करो, जहां पे भी केवल चीजें आ जाती हैं ये कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखते हैं, है ना, कि केवल आ गया तो केवल वाला वैसे भी नेगेटिव हो गया। अब एक ही ऑप्शन सही बचता है जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो देखो ये तरीका आपको फॉलो करना है। कितने आराम से आपको जो सही आंसर था उसका आंसर मिल गया। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। अभी देख लेते हैं इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, कहा नहीं जा सकता है। प्याजे का स्टेटमेंट या जो प्याजे का सिद्धांत था उससे क्वेश्चन है और पूछा है नहीं। अक्सर एग्जाम में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो नहीं वाले वर्ड होते हैं ना उनको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन क्या है कि विकास जो है वो गुणात्मक चरणों में होता है। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है। प्याजे ने कहा था कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो अलग अलग स्टेज में होगा, है ना, 4 अवस्थाएं बताई थी, ये बात आपको पता है। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। हमसे क्या पूछा है कि सही नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर सी में क्या बोला है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। देखिए प्याजे के सिद्धांत में ये बात हमने नहीं पढ़ी थी। जो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर बच्चा निरंतर अभ्यास करेगा तो उससे लर्निंग होगी, ये बात कही थी किसने, स्किनर ने, है ना। स्किनर का मानना था कि बच्चा अभ्यास के माध्यम से सीखेगा, बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखेगा और बच्चा पुनर्वलन के माध्यम से सीखेगा। तो हमसे क्या पूछा गया, प्याजे के अकॉर्डिंग। तो बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए जब सही आंसर मिल गया तो डी वाला पढ़ने की नीड आपको बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको समय भी तो बचाना है। समय कैसे बचाओगे फिर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान रखना क्या पूछा, सीमा का मतलब होता है लिमिटेशन, है ना, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हो।
कि इनमें से जो पियाजे ने 4 स्टेज बताई थी, उस स्टेज में से जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसकी कौन सी एक सीमा नहीं होगी। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये तो हो नहीं सकती, ठीक है। उसके बाद है प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये ऑप्शन थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन पहले बाकी के ऑप्शन को रिचेक जरूर करना है। अब देखिए, अहमनियता मतलब कि ईगोसेंट्रिज्म, बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म होती है, अपने विचारों को ही सही मानेगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर क्या है, अनुत्क्रमणीयता मतलब कि इरिवर्सिबिलिटी, अब ये बात भी सही थी। तो सही जो जो आंसर होगा, जो सीमा नहीं होगी, वो कौन सा है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। तो इस तरीके से देखिए, एग्जाम हॉल में भी आपको सेम टेंडेंसी को फॉलो करना है कि आप कोशिश करिए वहां पे की जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं, है ना, रॉन्ग ऑप्शंस को जब पहचानना सीख जाएंगे तो राइट ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। अब इस तरीके से हमने देखा तो कितनी आसानी आपको हुई कि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्या पूछ रहा है इसमें, डैश के अलावा, यानी इसमें से कौन सी चीज है जिसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल जो है, जो प्ले है, जो गेम है, वो युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी इनमें से किसके अलावा, 4 ऑप्शन है, 3 सही होंगे, उसमें से आपको एक ऐसा ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा होगा जो बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मतलब 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक सही होगा। एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस को एक एक करके। पहला क्या बोल रहा है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। भाई ये बात तो सही है, अगर बच्चा खेल खेलेगा तो क्या होगा, उसको मास्टरी तो गेन करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर क्या है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, अब ये बात भी सही है। अब उसके बाद सी वाला क्या बोल रहा था कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। मतलब खेल जो है वो समय बिताने का सुखद तरीका है, क्या ये बात सही हो सकती है। और उसके बाद वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। अब आपको ये देखना है इसमें ऐसे किसके अलावा। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी की, जो कि ये बोल रहा है कि जो खेल है वो समय बिताने का सुखद तरीका है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमसे यही पूछा गया था कि इसमें से किसके अलावा, तो इसके अलावा, है ना। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो खेल जो बच्चे के विकास होगा उसके डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है। तो यही चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, सेम चीजें आपको फॉलो करनी है ताकि कोई दिक्कत आपको ना लगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रश्न है वो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। अब गंभीर का मतलब देखो, इस चीज पे ध्यान फोकस करो, है ना। यहाँ पे आपको ध्यान फोकस करना है कि बोल रहा है कि बच्चा जो गंभीर रूप से सोचेगा, है ना, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो क्रिटिकली सोचेगा या डीप थिंकिंग करेगा। किस तरीके से कर सकता है, अगर आप बच्चे से ये पूछेंगे क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, बच्चा हाँ या ना में आंसर दे देगा। क्या क्रिटिकली सोचा, कुछ नहीं सोचा ना, तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सही जवाब क्या है, बच्चा एक लाइन में आंसर कर देगा, कुछ भी क्रिटिकल नहीं सोचा, ठीक है। अब देखिए 2 ऑप्शन हमने क्या कर दिया, पहचान लिया कि ये गलत है, कितना काम आसान हो गया। तीसरा क्या है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। अब देखो, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सही लगा है, लेकिन क्या बेस्ट ऑप्शन है ये, उसके लिए एक बार चेक करना पड़ेगा, डी ऑप्शन, ठीक है। डी में क्या बोल रहा है कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, बस ध्यान दो यहां पे, ठीक है। सी वाले ऑप्शन में आपको एक तरह की कंडीशन के बारे में बता रहा है, एक कंडीशन आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी, बच्चा उसके बारे में सोच लेगा, तो ये ऑप्शन इतना बेटर नहीं है। लेकिन अगर आप डी के साथ जाएंगे जो कि बोल रहा है कि विभिन्न तरीके, है ना, अलग अलग तरीके से कोई समस्या आपके सामने आई उसका समाधान अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हो, तो जरूर यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकली सोचना पड़ेगा। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए ऑप्शंस जो होते हैं ना, जिस दिन आप ऑप्शन के साथ खेलना सीख जाओगे उस समय ये कुछ नहीं लगेगा आपको, बड़ा आसान लगेगा। बस सबसे पहले क्या करना है, गलत उत्तर पहचान लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन से आया है ना, प्रगतिशील शिक्षा से। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब देखिए, हो सकता है यहाँ पे कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो, लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसको ध्यान में रखना है बस। एक बार पढ़ते हैं कि करके, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। भाई नो डाउट, जब करके सीखना आ जाता है ना, जब लर्निंग बाय डूइंग की हम बात करते हैं, ये कीवर्ड्स देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ये कीवर्ड्स बहुत हेल्प करेंगे। जब लर्निंग बाय डूइंग करेगा बच्चा, तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा अधिगम वहां से होगा। लेकिन एक बार बाकी के ऑप्शंस को रीचेक जरूर कर लेना है, ठीक है। थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाइयां, परीक्षण, रैंकिंग। देखिए नेगेटिव पहचानिए, रैंकिंग आ गया ना, हटा दीजिए इसको, रैंकिंग नहीं करना है। और उसके बाद सी में क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, दूसरा नेगेटिव वर्ड, ये भी क्या है, नेगेटिव है। जिस दिन आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव पहचानना सीख जाओगे, यकीन मानिए बहुत आसान लगेगा, है ना। अधिगम, आप क्षमता के समूह नहीं बना सकते, है ना। और देखो लेवलिंग भी दे दिया, ये भी साफ गलत है, लेवलिंग भी नहीं कर सकते, तो बहुत कुछ गलत है सी में। तो फिर उसके बाद डी क्या था, सेम चीज यहाँ पे, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग, ये तो आप कर ही नहीं सकते हो, ये तो नेगेटिव चीजें हैं। तो जब आप ये समझ जाओगे, उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर मैं बात करूं लर्निंग बाई डूइंग की, ठीक है, तो ये पॉजिटिव कीवर्ड के अंदर आता है। तो यहां से कितना काम आपको आसान हो गया, कुछ नहीं सोचना, टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई? यहां तक बिल्कुल चीजें आपको समझनी है, और आपको ध्यान रखना है इस चीज का, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स का, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कौन सा स्टेटमेंट ये बताता है कि जो शिक्षा है वो स्वयं में ही जीवन है ना। अगर आपने प्रोग्रेसिव एजुकेशन को पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 1 सेकेंड, है ना, शिक्षा जो है वो स्वयं में ही जीवन है। पहला क्या है कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ऐसा कहा गया था क्या, एक बार देख लेते हैं पहले बाकी ऑप्शंस को पढ़ करके। दूसरे में क्या बोल रहा है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, ऐसा है क्या, ये मालूम चलेगा बाकी ऑप्शन पढ़ करके। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया, बिल्कुल बात एकदम करेक्ट है कि जो स्कूल में शिक्षा है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। मतलब किसको दिखाए, देखिए, एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। जब हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ये ध्यान रखना है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन था ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था, मतलब कौन इसको लेके आया था, है ना। तो जॉन डीवी का नाम जरूर याद रख लेना, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से। तो जॉन डीवी ये कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर कि भैया जो स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है वो सामाजिक और जो प्राकृतिक दुनिया है ना उसको रिफ्लेक्ट करते हुए होनी चाहिए। रट्टाफिकेशन से अलग हटना है ना, रोट लर्निंग से आपको अलग हटना है, और चीजों को बिल्कुल कैसे लेके आना है, सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड में। डन, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जीवन सच्चा शिक्षक है, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन के विषय में सत्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि कोहलवर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में, कोहलवर्ग ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता, यानी अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव मैच्योरिटी की और मोरल मैच्योरिटी की, है ना, यानी इसके बीच में उन्होंने क्या किया, इसके सहयोग का समर्थन किया था। अगर आपने हिंज वाली वो स्टोरी सुनी होगी तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा वहां से हिंज वाली जो कहानी थी कि हाँ, जो कोहलवर्ग थे उनकी जो सिद्धांत था उसमें ये कहा गया था कि भैया जिनका जो सिद्धांत है वो नैतिक परिपक्वता और जो है आपका कौन सा संज्ञानात्मक परिपक्वता, उसके बीच एक सहयोग है ना, दोनों का एक कोलैबोरेशन है। ऑप्शन तो नंबर ए करेक्ट है, लेकिन बाकी के ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। बी में क्या बोला है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है, ऐसा तो नहीं पढ़ा था, है ना, ये चीज तो करेक्ट नहीं होगी। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा, तो ये ऑप्शन भी
हट जाएगा। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, ऐसा कोहलबर्ग ने कहीं पे भी नहीं कहा। तो बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि उनके सिद्धांत जो था कोहलबर्ग का, उसने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निकटवर्ती विकास के क्षेत्र को संदर्भित करता है ना? कौन करता है इसमें से? एक बार देख लेते हैं इसको। जो निकटवर्ती विकास है जिसकी हम बात करते हैं ZPD की, है ना, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? यानी ये वो चरण है जब अधिकतम विकास संभव है। ऐसा है क्या? कुछ मालूम चलेगा बाकी के ऑप्शंस को पढ़ने के बाद। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, यानी बच्चा जो ZPD है ये डेवलपमेंट के उस स्टेज को दिखा रहा है कि जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। ऐसा था क्या? सी वाला क्या है? एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहाँ पे देखो, जो ZPD की जब बात होती है, यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे, तो वहां पे क्या होगा? ZPD में क्या बताया था आपको कि भाई एक ऐसा संदर्भ है जिसमें जो बच्चा है ना, वो सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो ये वाली बात करेक्ट नहीं होगी, है ना? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व किसके बारे में पूछ रहा है आपसे? यस, देखिएगा, एक जो उभयलिंगी व्यक्तित्व है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन सा करेक्ट होगा बताइए? पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करेगा। जी नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने कहीं पे भी, है ना? ये तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि जो उभयलिंगी व्यक्तित्व है उसमें आम तौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बाकी के ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होता है? दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, बिल्कुल भी नहीं है, हटा दीजिए इसको, है ना? समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, ये भी बात करेक्ट नहीं है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सोशलाइजेशन से क्वेश्चन आ गया अगला। क्या पूछ रहा है? बच्चे को छोड़कर, यानी इसमें से किसको छोड़ करके अन्य सभी के द्वारा भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति या फिर ट्यूशन? देखिए मीडिया से भी बच्चा करेगा, है ना? मीडिया से भी करता है, और उसके बाद सामाजिकरण से भी करेगा, संस्कृति से भी करता, लेकिन ट्यूशन से नहीं करेगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल था ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं वहां से क्वेश्चन आया है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि क्या है? जो मानकीकृत परीक्षण थे उनकी आलोचना जो की गई थी, तो उसमें से एक आलोचना कौन सी है ना? उसको पहचानना है। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। मतलब एक तरीके से जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं ना, वो उनका काम क्या है कि जो मुख्य धारा है उसको, जो मेन स्ट्रीम है ना, उसको फॉलो करते हैं। भाई बात तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि इसी वजह से ये कैसे हो जाते हैं? स्टेरियोटाइप हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो ठीक है ना? और यही हमसे पूछा गया है। लेकिन एक बार बाकी का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी में क्या बोला कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते, बिल्कुल किया जा सकते हैं, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, नहीं नहीं वाले सारे हटा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल देते हैं। सो सिंपल सी बात, राइट ऑप्शन क्या है कि जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की जो संस्कृति है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इसीलिए कैसे हैं? ये पक्षपाती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन इंटेलिजेंसी से आ गया, है ना? क्या पूछ रहा है? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है
क्या कहता है? एकाधिक मतलब आप समझ सकते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसी। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी के बारे में पूछा गया है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी का प्रिंसिपल था वो क्या कह रहा है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है? ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं कि आप बुद्धि को तेजी से बढ़ा सकते हो। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अब देखो, आप यहाँ पे क्वेश्चन से ही समझ जाओ, थ्योरी कौन सी है? मल्टीपल इंटेलिजेंसी की, कई सारी इंटेलिजेंसी है ना। और यहाँ क्या पूछ रहा है? बुद्धि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। बिल्कुल सही बात है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी और डी का मतलब ही नहीं है ना। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ये भी करेक्ट नहीं था इस सिद्धांत के अनुसार, है ना। आपको इस पर्टिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग आंसर करना था, ठीक है। सो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? शिक्षक जो है वो सीखने के लिए मूल्यांकन, है ना, और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपने पढ़े होंगे। तो आपसे क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि जो एक टीचर है वो सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग इसमें से किसके लिए कर सकते हैं? एक एक करके सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। भाई ऑप्शन तो सही लग रहा है, लेकिन पहले रीचेक करना पड़ेगा बाकी ऑप्शन क्या कह रहे हैं। बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार मतलब उसके अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, ये बात करेक्ट नहीं हो सकती है। आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में नहीं, ये वाली बात भी सही नहीं है, ये वाली बात भी सही नहीं है। डी में क्या कह रहा है? डी में पूछा है कि बच्चों की जो प्रगति है उसकी निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, ऐसा भी नहीं पढ़ा था, ये भी गलत हो गया। राइट ऑप्शन क्या है कि बच्चों की प्रगति, है ना, उनकी जो प्रोग्रेस हो रही है वो कैसी हो रही है और उनका जो अचीवमेंट लेवल है ना, उसको जानने में, उसका स्तर कितना है, इस चीज को जानने में हेल्प करेंगे क्या? ये दोनों, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें क्या पूछा गया है। चलो सीसीई से क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? अगर आप ध्यान दोगे तो कम से कम 4 से 5 बार आपको ये वर्ड देखने को मिला होगा, नहीं नहीं नहीं। तो यहाँ पे अक्सर गलती होती है, इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए नहीं वर्ड ऐड कर दिया जाता है। तो आपको इस चीज को बड़े ध्यान से सोचना है, समझना है, फिर आंसर करना है। सीसी के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं होगा या उससे कौन सा रिलेटेड नहीं होगा। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, बात सही है भाई, ये तो है ना, मतलब ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ये बात सही है। और हमसे क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है। फिर बी में क्या है? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, अभिन्न अंग है इसका। फिर सी में क्या है? यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। उसके बाद ये बात भी ठीक है। डी में क्या कह रहा है? डी में ये बोल रहा है यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करना। देखो यही चीज तो आपको पहचाननी है। बच्चे को कैटेगराइज किया जा रहा है ना, अलग अलग हिस्सों में उसको डिवाइड किया जा रहा है, कम बुद्धि वाला, ज्यादा बुद्धि वाला, धीमे सीखने वाला, है ना। तो ये काम तो कर नहीं सकते और ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव कीवर्ड है और हमसे यही पूछा गया था। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से ये सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, और जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक ये प्रैक्टिस सीरीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।